तो अगर नॉन कम्पीट फीस अगर आपको मिलती है तो भी वो कहाँ आती है, पीजीबीपी में आती है। ठीक है, और क्या पढ़ा था इसमें अपन ने? वो तो पार्टनर का था ना, वो तो बोल दिया, बोल दिया। किसका? हाँ ठीक है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया था तुम लोगों को? गिफ्ट वाला। अगर मेरे को किसी बंदे से गिफ्ट मिलता है, बट वो मेरे को किस लिए मिलना चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू माय मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के चक्कर में मिलना चाहिए। ठीक है। आओ, एक क्वेश्चन करा था हमने। क्वेश्चन में क्या सीखा था? कौन है वहां पे? तो मैं यहाँ पे सामने नहीं हूँ। क्वेश्चन जो देखा था हमने, उसमें हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से, ठीक है। बेस अपना शुरू कहाँ होता है? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कौन सा था? एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसमें कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। एड बैक क्या करते हैं? एक्सपेंसेस। पर कौन से वाले? जो बिजनेस में अलाउड नहीं होते। ठीक है, वो वाले एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं? एड एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू पीजीबीपी। ठीक है। और लेस क्या करते हैं अपन? इनकम। कौन सी वाली? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, किसी और हेड की होती है, तो वो भी माइनस होती है। और क्या प्लस माइनस होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर इनकम मेरी पीजीबीपी की है और वो एडजस्ट नहीं हुई है तो वो ऐड होगी। और जो एक्सपेंस मेरा पीजीबीपी का है बट उसको एडजस्ट नहीं करा गया है, तो वो माइनस होगा। और डेप्रिसिएशन समझ में आया था? आज सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी कैसे करते हैं। ठीक है, आओ। सेक्शन 28 अपना है चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। सेक्शन 29 है अपने पास। ये है अपने पास, है। चार्जिंग सेक्शन में यही है, और भी बहुत सारी चीजें, उसमें थोड़ा कैपिटल गेन का रेफरेंस आता है, तो वो मैं बाद में और लिखवा दूंगी तुमको। मोड ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब आपको कंप्यूट कैसे करना होता है, सेक्शन 29 में लिखा है, तो ये बहुत ही इनरेलीवेंट है। कैसे भी कंप्यूट कर लीजिए आप। ठीक है। सेक्शन 30। नहीं नहीं, मैं समरी करवा रही हूँ, या तो एक कोई पेज ले लो आखिर का या स्टार्टिंग का, जो चैप्टर के स्टार्ट वाला है ना उसमें ही लिख लो। ठीक है। ठीक है। सेक्शन 30 स्टार्ट भी कर रहे हो सेक्शन 30 का? पहले चलो मैं समरी लिखवा दूं तुमको। सेक्शन 31, सेक्शन 32। 32 डेप्रिसिएशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। ये दो अपन ने क्वेश्चन में कर लिए, तो अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये इररेलेवेंट, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, बस इसमें बता रखा है कि कंप्यूट कैसे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, आओ। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। बाद में जैसे जैसे सेक्शन ऐड होते जाएंगे ना, तो इस लिस्ट में ऐड करते रखना। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये एम को एल एल कैसे कर रहे हो?
प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, हुआ सबका हिमांशु? ऑनलाइन आओ, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 30 से शुरू कर रहे हैं। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देखो सेक्शन 30 में किसके रिगार्डिंग खर्चा कर रहे हैं? बिल्डिंग के रिगार्डिंग। और 31 में किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर के। तो यहाँ पे भी बिल्डिंग अपना एसेट है और यहाँ पे भी एसेट ही है, बट वहां पे कौन सा एसेट है? ये अपना बिल्डिंग है। और नीचे किसमें है? बिल्डिंग को छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी। एसेट में अपने पास यही आएगा ना, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी और बाकी मशीनरी आ जाएगी, और तो कुछ नहीं आएगा एसेट में। ठीक है, आओ तो इनकी आते हैं पहले 30 पे। लिखना एक बार। The above expenses are allowed even if the नहीं, ये अब अपने एक जो कंटिन्यू कर रहे थे ना नोट्स, चैप्टर के नोट्स, उससे लिखना शुरू करता हूँ। The assessee is not the owner of the building। ठीक है, लिखिए एक बार। लिखा है यहाँ पर, देखो ये किस तरीके के खर्चे? अपने रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू नेचर के। और कौन कर रहा है? अरे जिसकी बिल्डिंग है या तो वो खुद कर रहा है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग का ओनर कोई और है और उसने टेनेंट को दे दिया, तो वो ये खर्चे कर रहा है, उसके लिए भी रेवेन्यू नेचर क्या है? वो भी क्लेम कर लेगा। बट सपोज कीजिए, क्या? हाँ हाँ, टेनेंट को भी बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए उसको अपने बस। ठीक है, तो अलाउड हो जाएगा अपने आप अपने को। ठीक है, मान लीजिए ये एक छोटी बिल्डिंग बना है। तो टेनेंट किसके बिजनेस पे? इतना नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो आओ। अरे यार, मान लीजिए ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर की एक बिल्डिंग है अपने पास। बिल्डिंग तो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर वाली बस। ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसका ओनर कोई और है, somebody else।
और इसने ना रेंट पे दिया है, किसको दिया है? अपने असेसी को दिया है। असेसी मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो बंदा होगा उसको रेंट पे दिया है, समझ में आया? तो एसएससी का खर्चा क्या हो रहा होगा? रेंट का खर्चा तो हो रहा होगा, रेंटल इनकम, तो वो दे रहा होगा। ओनर की बिल्डिंग है, तो डेप्रिसिएशन इस पे कौन क्लेम कर रहा होगा? ओनर, ठीक है। रेंट का खर्चा कौन क्लेम करेगा? एसएससी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब मान लीजिए ये ना जो एसएससी था यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा था, और उसका उसने कहा कि भाई ये फ्लोर तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हो गया, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, मेरी टर्नओवर बहुत अच्छी हो रही है। तो उसने बोला अब मैं अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत है। और तो एसएससी ने यहाँ पे एक और फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर क्या कर दिया? कंस्ट्रक्ट करा दिया, ठीक है। उसने ओनर से बात करी, ओनर मान गया, और इसने फर्स्ट फ्लोर बना दिया। तो जो फर्स्ट फ्लोर बनाने का जो खर्चा है, ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल? कैपिटल। समझ में आता है ये? तो कैपिटलाइज होना चाहिए। कौन करेगा? नहीं, एसएससी करेगा ना, एसएससी करेगा। ध्यान में रखिएगा, एसएससी करेगा। और एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस फर्स्ट फ्लोर को एसेट दिखाएगा, और इस पे क्या क्लेम करेगा? डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। अब मान लो फर्स्ट फ्लोर बनाने का खर्चा 50 लाख आया, तो ये कहाँ लेके जाएगा? अपने बैलेंस शीट में लेके जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, पीएनएल में नहीं लेके जाएगा। समझ में आया? डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, बट ये 50 लाख पीएनएल में नहीं जाएगा। समझ में आता है सबको? अगर अपना एसएससी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करें, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे तो उसको कहाँ लेके जाइए? पीएनएल में लेके जाइए। समझ में आता है? ठीक है। क्या ये फर्स्ट फ्लोर का ओनर बन गया? किस में बन गया? टैक्स पर्पस के लिए बन गया। एक्चुअल में तो ओनर नहीं है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो उसकी है ही नहीं, ठीक है। और क्या है, जो ओनर है बिल्डिंग का, क्या वो फर्स्ट फ्लोर पे डेप्रिसिएशन लेगा? नहीं लेगा, ये उसका राइट नहीं है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में ऐसे चलता है, ठीक है। आओ इसको मैं लिखवा देती हूँ। सबको समझ में आया? ऑनलाइन ऑफलाइन? दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों बोल दो, इस तरह assessment। ठीक है, एक बार इतना लिख लो। Then he will claim depreciation.
सभी बीमार हो रहे हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड ही विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। आओ, 30 हुआ अपना, 31 पे चलते हैं। Section 31, repairs and insurance of इसमें भी सेम वही बात होगी। if these are revenue in nature then charged to PNL PNL by the person who incurred it if they are capital in nature then it should be capitalized as in the books of accounts. Person who incurred that expenditure who charge under section 32 PN, ठीक है। कौन? अकाउंट्स। मतलब जिस भी बंदे ने खर्चा करा होगा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना, एसएससी हो चाहे ओनर हो, कोई भी हो अपना। हो जाए तो बताना। अब फिर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। हुआ यार, मेरा हैंकी हो गया। दे दो। तो काय नहीं देते मेरे को। हुआ सबका यहाँ तक? समझ में आया? जो अपन ने जो क्वेश्चन करा था उसमें
जो 11,000 डिवाइड करा था, क्या था वो अपने पास? रेंट था ना उसका। तो वो बंदा आधे का ओनर था रेंट का, मतलब आधा बिल्डिंग का रेंट और आधी उसकी थी। तो अपन ने रेंट डिवाइड क्यों करा था? क्योंकि वो उतने पोर्शन का दे रहा था, तो इसलिए वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अपन ने बाइफिकेट करा था, ठीक है। जिसका भी था यार, वो मशीन का था तो 31 में आ जाएगा, बिल्डिंग का होता तो 30 में चला जाता। आपको सेक्शन याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेंशन गलत मत कर देना। बट अगर याद हो तो मेंशन कर देना वर्किंग नोट में कि एज पर सेक्शन 31 इतना पोर्शन का जो ओनर था या जो यूज कर रहा था उसको दे दिया गया वो, ठीक है। ठीक। तो अपन ने क्वेश्चन पहले कर लिया, प्रोविजन अब पढ़ रहे हैं, तो इजी पढ़ रहा है अपन को। ठीक है, आइए सेक्शन 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। ठीक है। 11 12 से बहुत सारा डेप्रिसिएशन पढ़ा तुम लोगों ने, तुम्हें सब भूलना पड़ेगा। चलो खैर, ये भी बात सही है। ठीक है। आओ, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या जानते हैं? होता क्या है डेप्रिसिएशन? वियर एंड टीयर है, वैल्यू डिक्रीज होती है प्लांट एंड मशीनरी अपने एसेट की, किसी भी चीज की। ठीक है, और क्या होता है अपने पास? मेथड, अब तो बहुत सारे आ गए। आवरली बेसिस पे कर लो, वैसे कर लो, प्रोडक्शन बेसिस पे कर लो, बहुत सारे बेसिस पे कर लो। देखो, दो ही पड़े हैं वो, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया कि अगर आप जितना मशीनरी यूज कर रहे हैं तो मशीन आवर के बेसिस पे चला जाता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। बट ये सारा इनकम टैक्स में काम नहीं आता, आपको एक मेथड काम आता है जो है WDV। हाँ, WDV ही यूज होता है। अभी मैं सब लिखाऊंगी, मत लिखो कुछ भी। अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप SLM या WDV में चले जाइए। अदरवाइज दुनिया जहान का कोई भी SSC हो, कोई भी बंदा हो, अगर वो एसेट यूज कर रहा है उस पे डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा? WDV पे। और इसमें आपको डेप्रिसिएशन के रेट मिलेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मेंशन नहीं करता कि कौन सा रेट है डेप्रिसिएशन का। समझ में आता है? एसेट अपने कितने तरीके के हो सकते हैं? कौन से? टैंजेबल और इनटैंजेबल ना। फिक्स्ड करंट और नॉन करंट, तीन कौन से थे फिर? करंट और नॉन करंट आता है अपना, उसके अंदर अपना फिक्स। क्या? आइए, किसमें? क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हो। क्या? जून वाले में ना? तो जून में तो नया एक्ट लग गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लग गया ना उनको तो। जून 2027 में जो बच्चा पेपर की बात कर रहा है, हमारे टाइम की बात कर रहा है। नहीं, क्या चेंजेस हो गए ऐसे? खोल के देखा था, सिर्फ पोस्ट पड़ा था। आइए, एसेट कितने तरीके के हैं अपने पास? एसेट कैन बी, और सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखवा दूं। ठीक है, ये एक नॉन कैश आइटम होता है, एक्चुअल में किसी को पे नहीं करना होता, किसी को मिलता नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आता है? हाँ, एसेट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल इन नेचर। कौन गिर गया? ठीक है। इन इनकम, अरे उन्होंने मॉड्यूल नए लॉन्च कर दिए होंगे नए स्लैब रेट के साथ, इसलिए कर रहा होगा बस, और कुछ नहीं होगा। इनकम टैक्स और
majority of time we have WDV method of depreciation. Only engaged in generation of electricity can use WDV on SML. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? In income tax appreciation is charged on block of asset. क्या? इलेक्ट्रिसिटी वालों को ना, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। नहीं, चॉइस होती है, और फिर जो एक यूज सेलेक्ट कर लेंगे फिर पूरे साल वही यूज करेंगे फिर वो। डिपेंड, जब वो शुरू करेंगे तब वो बताऊंगी। हम्म। ब्लॉक ऑफ एसेट तक पहुंच गए? अभी लिखवा रही हूँ। ब्लॉक ऑफ एसेट refers to a group of assets which देखिए, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट जिसमें सारे सिमिलर क्लास ऑफ एसेट है और सबका डेप्रिसिएशन का रेट सेम है। एक बार यहाँ तक लिख लो, फिर एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। हाँ, इसका एग्जाम्पल है।
जरा 20 कितना हुआ, 35 और 40। देखो, 15 बिल्डिंग है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग कितनी है? 15। प्लांट एंड मशीनरी 20 है जो 5% डेप्रिसिएशन पे जा रहे हैं, और 5 प्लांट एंड मशीनरी है जो 15% डेप्रिसिएशन पे जा रहे हैं। और इंटेंजिबल एसेट कितने हैं? 10। टोटल एसेट कितने हुए मेरे पास? 50 हो गए। 50 हो गए, ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालते तो कैसे निकालते? 15 पे 10-10% निकाल के 15 बार करते, ठीक है। 20 प्लांट एंड मशीनरी पे 5% लगा के 20 का निकालते, ऐसे ऐसे करते। इनकम टैक्स में क्या बोलता है कि आप डिसाइड कर लो, ये 15 बिल्डिंग है, ठीक है, और ये 20 ये है, और 5 ये है। प्लांट एंड मशीनरी है ये दोनों, ठीक है। तो सिमिलर क्लास ऑफ एसेट हुआ। प्लांट एंड मशीनरी सिमिलर क्लास, मतलब एक ही क्लास है प्लांट एंड मशीनरी जो क्लास है। पर क्या इनका डेप्रिसिएशन सेम है? नहीं। तो ये अलग ब्लॉक बनेगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर मेरे पास 15 बिल्डिंग है, पर 15 बिल्डिंग में 5 का रेट अलग है डेप्रिसिएशन का, 5 का अलग है, 5 का अलग है, तो मेरे पास कितने ब्लॉक बन जाएंगे? 3। समझ में आया? पर मेरे पास 15 बिल्डिंग है जिसका सबका रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? एक ही है जो 10% है। तो मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ एसेट कितना बना? 15%, सॉरी 10% डेप्रिसिएशन वाला बिल्डिंग का। ठीक है, अब हमको ब्लॉक ऑफ एसेट बनाना है। तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एसेट कौन सा बनेगा? तो बिल्डिंग तो एक ही है। 15% बिल्डिंग एसेट तो बिल्डिंग बन गया ना, बिल्डिंग बन गई। एक ब्लॉक ऑफ एसेट 10% वाली। समझ में आया? ठीक है। दूसरा ब्लॉक क्या बना? ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बट कौन सा वाला? 5% वाला, ठीक है। तीसरा ब्लॉक कौन सा बना? प्लांट एंड मशीनरी बना, बट इसका डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। एसेट भी सेम कैटेगरी का होना चाहिए और डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। अगर इसका भी 15 होता तो मैं इन दोनों को मिला के एक ब्लॉक बना देती, बट ये अलग अलग है तो उनको अलग अलग लेके जाएंगे। समझ में आया? तो ये सारे टैंजिबल नेचर के हैं। इंटैंजिबल जितने भी तरीके के हैं वो सब एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। इंटैंजिबल में बाइफिकेशन नहीं है। बोलो। ये इनका डेफिनेशन अगर सेम होता तो 20 + 5 = 25 हो जाती पूरी। हाँ। हाँ, फिर अलग अलग नहीं लिखते, ठीक है। बट कई बार आपको ब्लॉग बनाने को भी बोल देगा कि आपको मल्टीपल उसने एसेट्स की डिटेल दे दी, तो आपको बोला कि ब्लॉग बनाइए। समझ में आ रहा है? तो ब्लॉग बनाते कैसे है तो वो भी सीख रहे हैं अपन। ठीक है, फोर्थ ब्लॉग मेरा कौन सा बनेगा? इंटैंजिबल का। और इंटैंजिबल का डेप्रिसिएशन रेट रहता है अपने पास 25%। हाँ फिक्स, ये सबका फिक्स्ड है। अभी डेप्रिसिएशन के रेट भी लिखाऊंगी मैं तुमको, ये तो अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। ऑनलाइन सबको समझ में आता है? वियर एंड टीयर था वहां, चल। ब्लॉग समझ में आया सबको? बोल दो, बोल दो। लोकेश ऑनलाइन ले रहा है। लोकेश समझ में आया? हर्षिता, नीति, गीतांजलि, दीपांशी, गुरमीत, तनिष्का, आंचल और हिमांशु, ठीक है। आओ, अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें तुम ब्लॉग बना के बताना मेरे को, ठीक है। एग्जाम्पल।
फर्नीचर ए, ए कर देना इसको। 2 अक्टूबर है। हम्म, इसका भी 15 कर लो। एक बार बताओ कितने ब्लॉग्स बनेंगे अपने पास। कौन कौन से? हम्म। ठीक है। तो जो फर्नीचर का 10 वाला है और बिल्डिंग का 10 वाला है, इसको साथ कर दूं? क्यों? नहीं, प्लांट एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग का नहीं कर सकते? नहीं, आपने वो पता ना कि एसेट में तो सेम है। क्लास ऑफ एसेट सेम होना चाहिए। फर्नीचर और बिल्डिंग सेम है मेरा? नहीं। तो रेट सेम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों मिक्स कर दो, ये 15 और ये 15 और ये सब 15 इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी मैं। क्योंकि फर्नीचर अलग एसेट है, बिल्डिंग अलग है, प्लांट अलग है। ये प्लांट सेम कैटेगरी का है, प्लांट ही है और डेप्रिसिएशन सेम है, तो इसका एक ब्लॉक बन जाएगा। बट ये बिल्डिंग भी और प्लांट 1 और 2 इनका एक ब्लॉक नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हिमांशु, ऑनलाइन। डेप्रिसे इन दोनों का सेम निकलेगा, एक निकल जाएगा। इस इन दो का अलग निकलेगा, इन दो का अलग निकलेगा। टाइम पे भी आ रहे होंगे। अभी लिखवा देती हूँ, ठीक है, आइए। टाइम पे भी आ रहे हैं अभी। कहाँ जाओगे तुम? इनकम टैक्स तुम्हें जाने नहीं देगा। आए, आइए। सॉल्यूशन। इन दिस केस वी हैव 5 blocks ऑफ एसिड्स। ठीक है। मैं इसे ड्राइंग से ही बना दे रही हूँ, ठीक है। पहला क्या अपने पास? पहले सबसे पहले तो फर्नीचर 1 ए। फर्नीचर ए @10% वाला। फर्नीचर 1 @15%। फिर क्या है? बिल्डिंग A @10%। बिल्डिंग B @15%। और प्लांट 1 and 2 @15%। ठीक है। सबको समझ में आता है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि आगे थोड़ा और फिर बढ़ता जाएगा, एडवांस होता जाएगा। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत?
लोकेश तुम आए क्यों नहीं? अभी बताती हूँ बेटा, तुमको रुको। हम्म। बड़े आगे। अब तुम्हारा क्या डाउट है कि मैम ये डेट्स भी तो अलग अलग है? हैं? अब तुम सब राना की तरह ऐसे करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ? हैं? डेट नहीं लेंगे क्या, कैसे करेगा? सब एक बार लिख ले और उसके बाद अपना पेन ड्रॉप कर दे और मेरे पे फोकस करिए। सबका ध्यान है? इनकम टैक्स में मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। इनकम टैक्स में क्या कॉन्सेप्ट चलता है? अगर आपका एसेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लो। अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन का रेट हाफ कर दो। मतलब 15 है तो 7.5%। 7.5% कर दीजिए। जहां 180 दिन से ज्यादा हो गया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। समझ में आता है? एग्जैक्ट 180 पे भी क्या होगा आपका? पूरा साल। ठीक है, समझ में आता है? ठीक। अब इसको लिखवा देते हैं। तो फिर 180 दिन कैसे कंप्यूट करूंगी मैं? हैं? जैसे उसमें डेट क्वेश्चन दी है, क्वेश्चन भी तो आंसर दे देगा। डेट दी है तो उस हिसाब से जैसे करेगा। डेट दिया है, ठीक है, पर 180 दिन तो फिक्स रहता है अपना पूरे साल में। हाँ। मैं कभी भी खरीद लूं। ठीक है। तो तुम कैसे पता चल लगाओगे अगर मेरे पास 5 एसेट है और पांचों की डेट ऑफ परचेज दे दी तो तुम 5 बार 180 दिन काउंट करोगे? करने पड़ेंगे क्योंकि वो हेक्टिक हो जाएगा बहुत। 180 दिन तो निकालने हैं ना। तो 180 दिन कब होंगे मेरे पूरे, कब नहीं होंगे? तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो आपका 180 दिन 3 अक्टूबर को पूरा होता है। अगर आपने 3 अक्टूबर से पहले एसेट खरीद लिया तो आपका एसेट 180 दिन यूज हो गया, है ना? 2 अक्टूबर को। और अगर आपका लीप ईयर है तो आपका 4 अक्टूबर डेट हो जाती है। तो 2025-26 लीप ईयर है? नहीं। नहीं, 25 में अपना मोस्टली 25 आ रहा है तो 26 के तो सिर्फ 3 ही महीने गए ना अपने पास, जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है। तो 26 अपना लीप ईयर नहीं है। तो मेरे को डेट क्या ध्यान रखनी है? 3 अक्टूबर। तो अगर मैं 3 अक्टूबर से पहले एसेट खरीदती हूँ तो मेरा पूरा रेट लगेगा, और 3 अक्टूबर के बाद एसेट खरीदती हूँ तो रेट हाफ हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। समझ में आता है? कहाँ गायब हो गई है? यहां तक किसी को कोई डाउट? हो गया चमत्कार? है? लिखवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ भाई। ठीक है, आओ लिखो। कहाँ से काउंट कर रहे हो तुम? हाँ। 180 बोला था ना। अगर मेरा 3 अक्टूबर से पहले एसेट परचेज करा है तो मेरे 180 दिन पूरे हो जाएंगे 31 मार्च तक। और अगर 3 अक्टूबर के बाद परचेज करूंगी तो मेरा 180 दिन नहीं हो पाएगा। नहीं, इधर तो नहीं। रहती क्यों नहीं रहा है? रहती तो गिनेंगे। कब से गिनोगे? तो अब जब ऐसे खरीदे तो अप्रैल। उसकी बात देगा। मैं बता रही हूँ। 3 अक्टूबर जो है वो अपना डेट है। ठीक है। अगर इससे पहले मैंने एसेट खरीदा तो बैलेंस डेज मेरे 180 पार कर जाएंगे, ये बोल रही हूं मैं। और अगर इसके बाद एसेट खरीदूंगी तो मेरा 180 दिन पार नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट है। अब इससे पहले मैं कभी किसी भी दिन खरीद लूं तो मेरे पीछे के 180 दिन हो गए। तो 3 अक्टूबर से आपको बस ये ध्यान रखना है, 3 अक्टूबर से पहले खरीदा तो 180 दिन पूरा हो जाएगा, ये पॉइंट है अपना। ठीक है। सबको आया समझ में? मतलब ये कट ऑफ डेट होगी अपनी, काइंड ऑफ, ठीक है ना? इन इनकम टैक्स depreciation is not calculated
ऑन मंथली basis. It is calculated as follows. If the machinery is put to use, देखो अपने पास एक वर्ड आता है put to use, ठीक है, इसका भी मतलब अभी समझाऊंगी। अगर मशीनरी क्या करती है, put to use for more than 180 days, हाँ ये मंथली बेसिस है, देन फुल डेप्रिसिएशन इज अलाउड, ठीक है। बट इफ, ये मशीनरी या स्लैश करके एसेट कर देना, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं अपन। बट इफ द एसेट इज, सेकंड पॉइंट बना के लिखना इसको इजी पॉइंट। ये मेन पॉइंट, उसका सब पॉइंट वन, उसका सब पॉइंट टू, ठीक है। इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days, then half depreciation is allowed। क्या इतना एसिड एंड मशीनरी लिखना हाँ गीतांजलि, क्या है, इतना एसिड एंड मशीनरी। मतलब, मशीनरी की जगह एसेट कर लो या स्लैश करके एसेट कर लो, मतलब मशीनरी नहीं एसेट, तो एसेट बड़ा टर्म हो गया ना अपने पास, तो वो बोला बस। पुट टू यूज बताना है अभी। यहाँ तक हुआ। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं लगता, ठीक। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट 180 डेज भी हो गए आपके, तब भी आपको फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में पुट टू यूज बता रही हूँ। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? आइए।
देखो ये क्या लिख दिया। देखो, ये शायद तुमने अकाउंट्स में भी कभी नहीं पढ़ा होगा। पुट टू यूज मीन्स मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर मैं एग्जांपल लेके इसका मतलब समझाती हूँ। हुआ। Installing an asset so that it is ready to be used. Actual use is not necessary. हुआ कि नहीं? देखिए, रेडी टू यूज का क्या मतलब हो गया? मतलब मैं किसी भी समय उसको यूज कर लूँ, वो इस पोजीशन में पहुंच गई है। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से अपनी एक मशीनरी बनवा रहे हैं। हो सकता है ना, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपनी मशीनरी बनवा रहे होंगे। तो वो मशीनरी बन के रेडी है, आप जब भी उसका बटन ऑन करेंगे वो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो किस कंडीशन में पहुंच गई है? रेडी टू यूज की कंडीशन में। अब मैं उसको एक्चुअली में यूज करूँ या ना करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगी। एक्चुअल यूसेज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। क्या आप बार बार उसको चेक करके देखते हो चल रहा है कि नहीं चल रहा? पर वो रेडी टू यूज की पोजीशन में रहता है ना? तो वो, क्या वो रखे रखे उसका वियर एंड टीयर हो रहा है? हो तो रहा ही होगा, उस पर जंग वंग भी लग जाएगी अगर बरसों तक यूज ना हुआ। बट क्या वो रेडी टू यूज की पोजीशन में है अवेलेबल? हाँ, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। आपके पावर जनरेशन जो जनरेटर्स होते हैं आपके, कभी भी लाइट जाए तो आप उनको रेडी टू यूज है ना, वो आपके लिए अवेलेबल है। बट क्या आप बार बार लाइट बंद करके उनको यूज करते हो क्या, कि इन पे डेप्रिसिएशन जाएगा तो इनको यूज कर ले? तो ऐसा होता नहीं है। तो इनकम टैक्स में किसको प्रायोरिटी दी गई है? कि आपका एसेट रेडी टू यूज है। एक्चुअल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई है। समझ में आता है? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल अपने पास है फायर एक्सटिंग क्या? डेप्रिसिएशन पे डेबिट तो वो तो लगा रहे डेप्रिसिएशन टाइम पे चलाने लगेगा तो पूरी बॉडी ये मार के रहेगा किसी ना किसी को। और जनरेटर्स, अरे तो ये भी तो नहीं है कि बरसों पुराना रखे ही रखते हैं, फिर उसको हटा भी तो देते हैं। टाइमलाइन हाँ। उसकी अरे मान लो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर एक 5 सालों से रखा हुआ है, तो मैं कभी तो बदलूंगी उसको, और अपनी बुक्स ऑफ एक्सेस से भी निकालूंगी फिर उसको। ठीक है राना, तबीयत ठीक है? यहां तक कोई डाउट किसी को? जनरेटर, कोई और एग्जांपल हो सकता है इसका? हिमांशु, देख के आ रहे हो बाहर से, को याद नहीं? बैकअप में 3 है ना आपके पास? कोई और एग्जांपल? फर्स्ट एड किट भी हो सकती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट एड किट भी हो, पर वो आप अपने एसेट में थोड़ा ना लेके जाते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा एसेट जो आपने बैकअप के लिए ले रखा है, जैसे कई बार आप अपने गाड़ी में, आपके पास 4 टायर होते हैं पर एक टायर एक्स्ट्रा रखते हैं ना, तो टायर्स भी तो आपके एसेट्स वगैरह में आ जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा एसेट है, उसको तो प्रीमियम पे करती हूँ, वो तो पीएनएल में लेके जाती हूँ। वैक्यूम क्लीनर लोग ले लेते दो बाइक ले करते क्या? सिर्फ दो बाइक ले ली दो बार? एक एक्स्ट्रा रख ली चलाना और एक रोज ही एक पेज चलाएगा दूसरी ठीक है। दोनों में खड़े होकर चल ना ठीक है, अक्षय कुमार की तरह है, अजय देवगन की तरह।
है ठीक है। तो कोई भी ऐसा एसेट जो अपने आपने ऐसा ले रखा हो कि जो आपके लिए बैकअप प्रोवाइड करते, जैसे कई बार लोग ऐसे हार्ड डिस्क वगैरह रख लेते हैं कि हमारा डाटा उसमें शिफ्ट वगैरह कर ले, तो वो रेडी टू यूज है। एक्चुअल में यू पुट टू यूज करूँ, मतलब एक्चुअल में यूज करूँ या ना करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, पूरा मिलेगा, ठीक है। आइए, अब अपन जा रहे हैं, इधर आ जाओ, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए, क्या, हाँ हाँ अलग ही बना लो। मैं तुमको ना वो वाले बता रही हूँ जो मेजोरिटी में यूज होते हैं, वो वाले रेट्स बता रही हूँ, ठीक है, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं जनरल में। बाकी तो बुक में तुम्हारे पास पूरा टेबल दे रखा है, ठीक। देखो मेरे पास ये रहा, बुक में भी इतने ही है, थोड़े और होंगे बस, और कुछ नहीं है। बट जितना जनरली एग्जाम में आता है वही वाले बता रही हूँ, ठीक है। सारा पूछता भी नहीं है वो। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक कैटेगरी बनाना आप, प्लांट एंड मशीनरी की। एक अपना ब्लॉक ऑफ एसेट बनेगा फर्नीचर। एक अपना बनेगा इंटैंजिबल का। प्लांट एंड मशीनरी में तुम लोग बना लो, 40 वाला है अपने पास। और एक प्लांट एंड मशीनरी में ना दो लिखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। इंटैंजिबल एसेट, बिल्डिंग मोस्टली 10% पे जाती है अपना, फर्नीचर का अपना फिक्स है 10%, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का 40% है, और एक है 15%, और इंटैंजिबल का है 25%। जनरल यूज, बिल्डिंग हाँ 10% है। हाँ, 40 और 15। देखो, हाँ, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बुक्स ओन्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। 1 मिनट, देखो, इंटैंजिबल में गुडविल को नहीं लेके जाते, गुडविल। हाँ सो जाओ अभिषेक, सो जाओ, सबसे आगे बैठ के ही सो जाओ। बोलो, करूँ फोन पापा को? ये अंकल आपने कैसे लड़का भेजा है, नींदों में आ रहा है। नींद नहीं आ रही तो ध्यान में लगाया था तुमने। रेट तो याद कर नहीं रहोगे ध्यान लगा के। सही में सो रहा था भाई ये। हमें जाओ, देखो, कौन कौन क्या क्या अपने पास 4 कैटेगरी ऑफ एसेट है। ऐसे चला दे रही हूँ। 4 कैटेगरी ऑफ एसेट है अपने पास, कौन कौन सा है? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटैंजिबल। इंटैंजिबल में क्या नहीं आता?
गुडविल, गुडविल, गुडविल नहीं आता, ठीक है। बिल्डिंग का क्या रेट है अपने पास? जनरल रेट है बिल्डिंग का 10% वाला, मोस्टली बिल्डिंग 10% से क्वेश्चन में अलग से दे दे तो वो होता है, पर अपने पास 5% वाला भी रेट है, वो बहुत कम यूज होता है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज होता है मैंने वही लिखवाया तुमको, क्वेश्चन में भी यही पूछता है, इतना तो भरोसा कर लो भाई। ठीक है, आइए। प्लांट एंड मशीनरी अपने पास कितने रेट है? दो, 15 और 40। 15, अगर 40 को छोड़ के कोई भी प्लांट एंड मशीनरी उस पे 15 लगेगा। 40 किस पे लग रहा है? कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। क्या कंप्यूटर में लैपटॉप आएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और बुक्स ओन्ड बाय प्रोफेशनल्स, जैसे आपके CS CS CM में हो गए, ये सब लोग हो गए। बुक्स कौन सी बात कर रहे हैं? ये आपकी जो ये वाली बुक्स की बात नहीं कर रहे? सब अकाउंट बनाते हैं वो। नहीं, जो वो अपने प्रोफेशंस के लिए, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जो बियर एक्ट हो गया, वो वाले जो हो गए भाई, वो 10-10 हजार रुपए की बुक्स आती है वो एक बुक। हाँ, इतनी महंगी बुक्स आती है, और जैसे इनकम टैक्स चेंज हो तो बुक खराब होगी ना मेरे लिए, तो सीधा कह रहे हैं 40% पे उसको डेप्रिसिएट कर लो। तो जो प्रोफेशनल्स अपने यूसेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो बुक्स यूज करते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं डेप्रिसिएट क्यों करूंगी? पहले ये मुझे लॉजिक बताइए। नहीं, कागज कुछ एप्रिशिएट नहीं करते हैं इंसान। करता भी आता है। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया कौन सी बुक्स। जैसे डॉक्टर्स अपने लिए मेडिकल के लिए कोई यूज पढ़ते होंगे, कोई उनकी जो वो होगी प्रोफेशनल मैगजीन्स वगैरह होगी, या उनके पढ़ने के लिए जो किताबें होती होंगी, उन बुक्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल नहीं आएंगे। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करें तो आ सकती है। जो मतलब बिजनेस की यूज हो रही है वही। हाँ, प्रोफेशनल्स जो अपने बिजनेस के लिए, जैसे मैं इनकम टैक्स का, नहीं तो हाँ, नए नए लॉस के जो बुक्स, जो बियर एक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, या फिर किसी फेमस ऑथर्स की जो बुक खरीदते हैं। अब ये नहीं कि किसी भी ऑथर का बुक पढ़ने के लिए, नॉवल वाली, वो उनकी बात नहीं कर रहे, प्रोफेशन में यूज होने वाली बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो जिस टीचर से पढ़े थे उसकी, जैसे तुम्हें मेरे टीचर बुक, इसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ में आता है कौन सी बुक्स आई है? 40% किस पे लग रहा है? और बुक्स पे लग रहा है, ठीक है। 15% इन जनरल, बाकी सब पे। और फर्नीचर पे 10%, और उसके बाद इंटेंजिबल 25%। गुडविल पे नहीं लगता। गुडविल के पीछे ना लगने का लॉजिक कोई दे सकता है? गुडविल बेच देते हैं, बेची भी जाती है अगर तुम उससे हाई रेट पे भी बेचती है गुडविल। गुडविल का हाँ नहीं होती है। अरे अगर मैंने बेच दी उससे पहले तो मेरे पास ही थी गुडविल। टैप नहीं लगता। डेप ना लगने का लॉजिक क्या है? जब भी आप किसी को बेचोगे तो हाई रेट पर ही बेचोगे ना, गुडविल ज्यादा पे ही बिकती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? वियर एंड टीयर हो, तो गुडविल आपकी वियर एंड टीयर कैसे होती है? तो उस लिए उस पे तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि इंटेंजिबल में क्यों आ रही है? इंटेंजिबल है तो क्या डेफिनेट लगेगी गुडविल। गुडविल हर साल कम थोड़ी हो रहा है। नहीं, वो ये कह रहा है कि गुडविल इंटेंजिबल में आ क्यों रही है। नहीं नहीं वो तो मुझे पता है इंटेंजिबल में आ रही है वो तो तुम ये कह रहे हो कि इंटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है? हाँ। आपके प्लांट एंड वो नो हाउ हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये सारी चीजें भी तो बहुत सारी चीजें होती है। होता है अमोर्टाइजेशन क्या? यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, या फिर आपको जो लाइसेंस वगैरह मिलते हैं वो भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो सब आपका इंटेंजिबल में चला जाता है, ठीक है। समझ में आता है? जाता तो सब PNL में ही है। मेरे को माइनिंग लाइसेंस मिल गया। माइनिंग हाँ उसका अच्छा वैसा लाइसेंस का ड्राइवर। तो चलना। मम्मी यार मेरा हो लिया, मेरा हो लिया। गीतांजलि बताया था 40% का एग्जाम्पल। मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, तुम अपना देख लो खुद। तुम बहुत ही बेकार सवाल, ड्राइविंग लाइसेंस का पहला जवाब ही ड्राइवर। मेरे बिजनेस में कैसे यूज कर रही मैं उसको? हटो यार तुम, बेकार लोग हो तुम लोग। गन का लाइसेंस कौन दिला रहा है? मैं दिला दूंगा कितने में? 28 लाख। इससे सस्ते में तो मैं ही ले लूं। अच्छे मतलब इतने सस्ते में तो मैं दिला दूं तुम्हें? अपने घर में शौक है। घर में सभी की होती है बोलने वाली बात। 12 में। हमारे गाँव में तुमसे लूंगी मैं 28।
है? चलो चलो अप्लाई कर दो, मेरे लिए अप्लाई कर दो। लाइसेंस ना। नहीं लाइसेंस चाहिए भाई, लाइसेंस ही तो चाहिए। दिल्ली में तो महंगा है भाई, गांव में लाइसेंस कौन ले रहा है, वो उसने भी तो हरियाणा में लिया होगा। आइए चलिए आइए, शुरू करें। आओ, रेट्स ध्यान है। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 40 और 15, और इंटेंजिबल 25। ठीक है, आओ। अब अपन शुरू कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कंप्यूट कैसे करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल या अलग अलग केसेस से अपन केस वन शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आओ। आइए। मिस्टर एक्स हैज अ machine one opening WDV is ₹40,000 during the year he purchased machinery to or is 60,000 on पच्चीस, ठीक है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन सबसे इजी वाला कर रहे हैं। आओ पहले, हाँ हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यू टी, ठीक है। केस वन मतलब ये एक एग्जांपल है, केसेस के हिसाब से अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले की डेट नहीं दी, ओपनिंग लिखा तो है, ये लोकेश भाग गया। और तुमने नींद पूरी कर ली? मैं देखो सोया नहीं था उस टाइम, खाली 2 मिनट के लिए आंखें भारी हो गई थी। तुम तो जब से आए हो तब से भारी है तुम्हारी आंखें। आओ, कैसे करेंगे इसको एक बार बताना। दोनों को अलग अलग कर देंगे मशीन वर्क। क्यों? नहीं लिखेंगे एक ही में, पर डेप्रिसिएशन तो अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे उसका हाफ होगा, उसमें 7.5% लगेगा, उसमें पूरा लगेगा। डेट क्या है? 1/8, 1/8 और कट ऑफ क्या है? 3 अक्टूबर। तो 180 दिन से ज्यादा नहीं हो? बताने का फायदा क्या हो मुझे, 3 अक्टूबर। आओ, सॉल्यूशन। और ये मैंने परचेज करी है पहली बात तो, ठीक है। ओपनिंग WDV लिख दूंगी। ओपनिंग WDV मशीन वन की है कितनी, 40, ठीक है। ऐड करेंगे परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कौन सी करी अपन ने, M2, कितनी हुई है, 60,000, ठीक है। टोटल कितना आया मेरे पास, 1 लाख। अब मैं क्या लेस करूंगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला लगाएंगे, 15%, है ना, क्योंकि अपन को नहीं बोला कि कंप्यूटर है या बुक्स है क्या है। कितना आ जाएगा, 15,000। और दोनों पूरे साल के लिए मिल जाएगा ना सबको, तो आ जाइए 15,000 माइनस कर देंगे। 15,000 माइनस करके आया क्या, 85,000। ये क्या आ गई अपने पास, क्लोजिंग WDV, ठीक है। इजी।
बीच में डेप्रिसिएशन मत लगाना कि पहले M1 को लगा दूं फिर वो परचेज ऐड करके फिर M2 को लगा दूं, ऐसे नहीं। उसके लिए भी एक केस आएगा आगे, तभी तो केसेस करके समझा रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये समझ में आया? एक बार आंसर सही से लिख लो, फिर केस 2 पे जाते हैं। सबका हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल दो। नहीं नहीं बोलो तो नालायक क्यों जा रहे हो कुछ? क्या पूछो? ये पूछ रहा है क्लास करने के लिए। जब तक वो टेस्ट कर रहे हैं। तो हो गया पूछ क्या ना? देख। ना वो है। क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ लेते हो कर ही रहे, अभी तो लंबा टेस्ट किया मैंने। हो गया इनका टेस्ट? नहीं वाला है। कितनी देर लगेगी? क्या हुआ? अरे मैम क्या आप ये लिख दिया कि ओम बाय द कंपनी, ये बात नहीं लिखा मैं तुझे अब ये। तो ये तो तुम्हारी। चला ले। ये पीछे इसका दोस्त भी चल, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आओ। अब इतना टाइम है उनको, 2:30 बजे तक चल जाएगी अपनी क्लास का। नींद आ रही है? मैं तो बोल रहा हूँ हाँ। ना। आइए केस 2। ओपनिंग WDV of M1 is 40,000. M2 purchased during the year of rupees 55,000. एक 12/25 को पुट टू यूज भी सेम डेट को कर दिया, ठीक है। सेम डेट पे तो कर दिया। हाँ हाँ। एक बार ट्राई करोगे? करो एक बार ट्राई। जैसे मर्जी कर लो। ये थोड़ा अलग केस है, देखो कैसे करते हो। एक ही कैंसिल है क्या तुम लोगों के पास? तुम्हारा क्या?
खुद सॉल्व करेगा वो। वेरी गुड। हाँ, मशीनरी इन क्वेश्चन बोल तो दिया। बस बुक गिरी थी ना दूसरा। रफ में ही कर लेना, मतलब साइड में, क्योंकि मेन आंसर मेरे को ही कराना है, मुझे पता है तुम गलत ही करोगे। हो गया। हाँ दोनों। अरे मशीनरी इन क्वेश्चन बोल तो दिया भाई। मुझे नहीं पता इसका आंसर। कोचिंग तो सेम ही आएगा, मशीन एक जाएगी बाद में, तो एक ही मानेंगे किसी को निकालेंगे तो हाँ, उस पे आगे जाएगा। अरे बेशक तुम्हारा आंसर सही है, प्रेजेंटेशन तुम लोगों की गलत होगी। हाँ वो तो हमको पहले ही पता है। हाँ, प्रेजेंटेशन गलत होगी। जो आपने पहले ही हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, बस की नहीं है। ये मैंने भी केस ही नया है, ये वाला तो कराया नहीं ना तुम लोगों को। आओ कराऊं। रफली एक आंसर क्या निकला तुम लोगों का? 44 डेप्रिसिएशन टोटल 16 और 11 कितना है? 27। हाँ हाँ ठीक है। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी फिर कितनी? ठीक है आइए, आओ देखो। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में एक फर्क क्या है? इस पे आधा लग रहा है, पता चल रहा है, आधा लग रहा है, ठीक है। आधा कितना लगेगा? 20, क्योंकि कंप्यूटर है। ठीक है आइए। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कौन सी अपनी? M1 कितनी है? 40,000। ठीक है, अब परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर, क्या कर देंगे? एड परचेज्ड M2। ठीक है M2 कितनी है? 55,000। कितना है टोटल? 95,000। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ लेस क्या करना है? डेप्रिसिएशन। ठीक है आओ देखो। डेप्रिसिएशन काटो नहीं, बेशक नीचे से शुरू करो। हिमांशु, अभिषेक इधर देखो, सब इधर देखेंगे स्क्रीन पे। लिखना बाद में, लिखने का टाइम छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सब छोड़ दो। और ये समझना कि क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने मशीनरी परचेज करी है, जिसपे हाफ रेट लगना है, उसका वैल्यू कितना है? 55,000। M2 55,000 इंटू 40% इंटू 1/2, 20% भी कर दो, कितना है डेप्रिसिएशन? 11,000। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन बैलेंस ब्लॉक, ब्लॉक बैलेंस कितना बचा मेरा? 95 माइनस 11, 84,000 इंटू 40%, कितना आया? 33,600। ऐसा क्यों, अभी बताते। ये क्या आया टोटल, ये माइनस करके मेरे को एक बार क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बता दो। अरे 95 माइनस 11 माइनस 33,600। 54,000 50,400। ठीक है, ठीक। अब तुमको ये जानना है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ब्लॉक 95,000 का था, उसमें से एक एसेट था जिसको क्या मिलना था? हाफ रेट, तो वो मैंने दे दिया। बाकी ब्लॉक तो मेरा क्या है?
फुल रेट वाला ना, तो बाकी ब्लॉक पे मैंने फुल रेट लगा दिया। तो इनकम टैक्स में ऐसे करते हैं। कैसे डबल डेप्रिसिएशन किस पे लगा? पॉइंट है कि देखो उसकी 40 की मशीन थी ओपनिंग में, हाँ, मैंने 55 पे हाफ लगा, तो उसमें भी 40 पे लगना चाहिए ना पूरा। तो या तो मुझे बताओ, तुमने 95 में से 55 माइनस क्या माइनस करा? नहीं 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 नहीं, 55 माइनस करना था, सॉरी। वही वही गलती होगी मेरे से, सॉरी। 55 माइनस करके कितना आया? 40 आया। ठीक है, अब बता दो। 16, 16 होगा। ठीक है, कितना आया? 68 आ रहा है। 68, ठीक है। अब ठीक है, आंसर सही आएगा। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? मेरे पास एक मशीनरी है जिसपे हाफ रेट लग रहा है। अब बाकी पूरे ब्लॉक में मान लो अभी M1 लिया था, बट अगर मेरे पास दो तीन और मशीनरी होती तो मैं बैलेंस पे क्या लगा देती, पूरा रेट लगा लेती, तो मेरे को इंडिविजुअल नहीं निकालना पड़ता। मेरे को इंडिविजुअल सिर्फ किसका निकालना है? जो हाफ यूज हुई है, हाफ टाइम के लिए यूज हुई है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर थोड़ा और इसको और क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट? ये करेक्शन कर दिया मैंने, यहाँ पे 40 आना था, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ए लोकेश, तुम कितना मिस हो गया, तुम बार बार बीच में चले गए थे। हाँ, ऐसे लिख दो, टोटल ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है। दो मिनट में गर्मी होती है, दो मिनट सर्दी हो जाती है। ऑन, अरे ऑन बैलेंस ब्लॉक, ये हाफ दिखाने का ही मतलब क्या है कि अपन ने 6 मंथ से लेस यूज करा, तो इसलिए हाफ दिखाया है, ठीक है। अब तुमको पता चल गया ना, अब तुम करना केस। इसको ना मैं अलग केस नहीं बना रही अभी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो भी चले अपना वो देख लेना, ठीक है। केस अलग बनाऊंगी मतलब सिचुएशन चेंज होगी, तो इसलिए मैं केस नहीं दे रही इसको। क्या बातें चल रही है?
ऊपर वाला हो गया। चलो आओ, एक बार ये वाला ट्राई करो। हाँ। अरे बातें क्यों करनी शुरू हो जाती हो? 8वां महीना तक। केशव केशव। हो गया। आओ चलो। गौरव का आंसर आया है। डेप्रिसिएशन का ही बताना सब, ठीक है। 23,600। अरे 23,600 कितना है नाचो? कौन कह रहा है? अच्छा, किसी और का कोई आंसर? 78,000। 78,000। हिमांशु ऑनलाइन। अरे बात नहीं करो, आप अपना अपना करो। 23,125, 28,125। तनिष्का का है 23,600, 23,125। तनिष्का। तनिष्का। और नीति का आया है 28,125। नीति का आ रहा है 28,125, ठीक। अपना अपना करो भाई साहब, अपना अपना, वरना गलतियां नहीं पता चलेगी तुम लोगों को अपनी। राना। हिमांशु। ऑनलाइन में अपना। आंचल, गुरमीत। गौरव के साथ। राना। अभिषेक। आंचल, गुरमीत, दीपांशी। गीतांजलि, हर्षिता, साक्षी, आंसर बताओ। 40,500। ठीक है। अभिषेक। 40,500। 7,800 है कि गुरमीत की 78,000 है? 23,625। जल्दी से लीजिए। 23,625। 23,625। हिमांशु के साथ गुरमीत भी गई है। हाँ, और इन तुम्हारे लोगों के साथ तनिष्का भी ऐड हुई है।
केशव तुम्हारा 625, केशव, ठीक। 39375, दीपांशी का भी आया 23625। जो अलग आ रहा है ना मैं उसका लिख रही हूँ। गीतांजलि का आया है, गीतांजलि, क्या है गीतांजलि का? 39375। लोकेश का है 67,000। 39375, लोकेश का आया है 67,000। बाकी 2,06,250 आंचल, ये तो बहुत इतना तो ब्लॉक की वैल्यू है 2 लाख। 225 इतना सारा लगा दिया तुमने आंचल। आंचल, आंचल सही है। ये 206,250 यही लिखना था तुमने। हाय राम, 206,250। चलो कोई नहीं। और कोई बचा है बच्चा? जीरो नहीं है लास्ट में, अच्छा ठीक है। हाँ, केशव के साथ भी चलो एक आया है। चलो देखते हैं। साक्षी, साक्षी जवाब, अच्छा साक्षी का आ गया 29250। साक्षी 29250। अरे नहीं, अब कोई नहीं, अब नहीं हो रहा कुछ, अब नहीं हो रहा। पेपर वापस थोड़ा ना मिलता है एक बार देने के बाद। आ जाओ इधर, नहीं करूंगी। आइए, आओ। हिमांशु, हो गया आंसर? इधर आओ, आओ। M1 अपना क्या है? ओपनिंग होगा, शुरू से चलता हुआ आ रहा है वो अपना। ठीक है, ओपनिंग क्या है अपना? M1, ठीक है, कितना है? 50,000। ऐड कर देंगे परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितनी मशीनरी परचेज करी है? 3। M2, M3, M4। कितना है इसका? 40, 60 और 75, कितना हुआ? 1,75,000। 225 टोटल हो गया। 175, ठीक है। बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आया? 225। अब क्या लगाना है अपन को? सिर्फ डेप्रिसिएशन। हाफ ईयर वाला कौन सा है? पुट टू यू, ये परचेज हुआ है 4/10 को हुआ है, तो इसमें तो 180 डेज पूरे नहीं होंगे, तो इस पे क्या लगेगा? तो M3 है अपना 60,000 इंटू 7.5, यही हुआ। और दूसरा कौन सा है? M4। M4 को पुट टू यूज कब करा है इसने? 2 बार, तो जब पुट टू यूज करते तब से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 75,000 इंटू 7.5%, कितना आया? 5625 है। दोनों का मिला के ऊपर वाले का कितना है? 4500 5625, ठीक है, ये लेस कर दिया। अब मेरे पास ब्लॉक में कितना बचा है? बैलेंस ब्लॉक 225 में से 60 और 75 चला गया, कितना बचा? पक्का 90 है? हाँ, ऐसा कर लो, M1 M2 की वैल्यू जोड़ लो। 50 और M2 कितना अपना? 40, 90। तो 90,000 पे कितना लगेगा? 15%, कितना आया? 13,500 लेस हो गया। ठीक है, कितना आया अपना क्लोजिंग WDV? 2,01,003। और ये टोटल कितना आया? 625। ये तो तुम लोगों ने इतने सारे आंसर कैसे निकाल दिए? पहली बार ऐसा हुआ है। 23। ये हिमांशु 78,000 जो तुमने निकाला है, इतना भयंकर सबसे ज्यादा है। और लोकेश 67,000। हाँ, ये थी गुरमीत। गुरमीत और हिमांशु, क्या करा तुम लोगों ने? लोकेश, अब बदलने का कोई फायदा नहीं है।
तुम्हारा 67,000 आंसर था। क्या गलती करी तुम लोगों ने, मेरे को बताओ। ओ, क्या करी? और हिमांशु, तुम्हारा तो सही था। केशव, तुमने क्या करा था? क्या फ्लो फ्लो में गए थे सब पे? तो अगर 7.5 लगा रहे तो तीनों को मिला के 7.5 लगा लेते थे। तुमने क्या करा? मैं कंप्यूटर लिखा है कहीं? 40 पे क्यों लेंगे भाई? हिमांशु, कंप्यूटर थोड़ा ना कहीं मेंशन करा है अपन ने। 40 पे ले जाने के बाद भी तुम दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। और बाकी बच्चे, दीपांशी, आंचल, नीति, लोकेश, अब तुम सही निकाल रहे हो। पहले क्या करा था तुमने? और गीतांजलि, हर्षिता, हर्षिता तुमने जवाब ही नहीं दिया। कर लो एक बार, प्रेजेंटेशन लिख लो, फिर आगे चलेंगे। बहुत जोर से भूख लग रही है यार। मेरे 63 आ रहे हैं, 40 आ 63 तक बच्चे का आया मतलब यार। रहे हैं। 2 लाख किसका? 2 लाख नहीं था, उसने बोला पीछे का जीरो हटा दो। M3 पे पूरा 15 लगा दिया था। 40%, मोस्ट 3-4 बच्चों ने तो 40% ही ले लिया। मैंने कहीं कंप्यूटर मेंशन करा है तो तुम 40 लेके जा रहे हो। चलो सही आंसर लिख लो। आंसर लिख लिया तो फिर मेरे को बताओ, आगे चलो। कितने केस करे अभी तक? दो करे ना, तीसरा और करते हैं। ठीक है, बताऊंगी। हाउस प्रॉपर्टी का होमवर्क। बी, वो तो तुमने पिछली बार भी कर रखे थे। मुझे दिखाया है तुमने? वही वाला होमवर्क दिखाओ जो पिछली बार था। कल तो लॉ था। तो कब करेंगे होमवर्क? तब भी तो नहीं हो पा रहा। और वो क्लास देख ली थी? राना, तुम इनकम टैक्स रेट्स और जो तुम्हारा बेसिक वाला था, क्या दिया था तुमको टाइमलाइन? तब रात को मैं झूठ बोल रही हो, तुम टीका लगा के पूजा करके आते हो? जो है, आए बड़े अगले फ्राइडे दिया था। और लोकेश, तुम्हारा क्या स्टेटस है? तुम्हारा कहाँ तक हुआ बैकलॉग? वापस आ गया। कह रहा रिकॉर्डिंग नहीं देख पाऊंगा, लाइव ही लेना पड़ेगा। आओ, केस 3 कर रहे हैं। केस 3, ठीक है। M1 30,000, M2 45,000 purchased on August 25, M3 90,000 purchased। एक में परचेज करा, एक में सेल भी कर दिया। आए बड़े सोल्ड भाई। अभी तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कूंगी मेरे को तुम। आइए, अब इसमें एक केस क्या आया है, इस केस में नया क्या है कि अपना इसमें सेल भी हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। समझ कर देंगे माइनस। हाँ जी, ठीक है। माइनस करके बिफोर डेप्रिसिएशन ब्लॉक का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्या देंगे? डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है।
एक बार रफ में कैलकुलेट करो कि डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। केस ऊपर वाला एग्जांपल सबका हो गया जो अभी कराया था, किसी का छूटा तो नहीं है? एक गीतांजलि 25% कौन सा जा रहा है? डेप्रिसिएशन ही बता देना है, फाइनल वैल्यू जो भी बताना चाहो। डेप कितना है? 12375 और एक आ रहा है 18,000। ठीक है, और कोई ऑप्शन देना चाहेगा? 11,250। 11,250। ठीक है, और अभिषेक कब आएगी? नींदों की खत्म होने के बाद? ऑनलाइन में कोई बच्चा और आंसर देना चाहेगा? कैसे कैसे निकाला तुम लोगों ने? मैंने इसे वैल्यू लिखी नहीं, 45 से निकाला, 7,500 में लगेगा दूसरे में। पहले और तीसरे साथ था। तो बेचा बेचा उसका क्या करा? माइनस करवा दिया था, तो उसे 90 घटाएगा जो भी वैल्यू 21 पे डाल लगाएगा, ऐसे लगेगा ना। क्या कह रहे हो? इनकम टैक्स में ऐसे इनकम टैक्स में तो पता ही क्या क्या होता है, तुम्हें पता है? यूज तो किया है। सेस भी तो माइनस करते हो ना तुम। कब पहुंचेंगे? पापा को फोन करूं? कर दूं? अभी तुम्हारी कंजे के बिठा दे। आओ चलो, आइए। ओपनिंग में अपन ले रहे हैं M1 कितना है? 30,000। ऐड करेंगे परचेजेस M2 एंड M3। कितनी है अपने पास? 45 है, 90 कितना हुआ? 135। ठीक है, लेस कर देंगे सेल ऑफ M2। सेल हो गई, कितने की हो गई? 37,500। बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा ब्लॉक कितना आया? 127,500 बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेस। अब लेस कैसे करते हैं? जो हाफ यूज करी होती है पहले उसको लेस करेंगे। हाफ यूज कौन सी हुई है? M3। M3 कितनी वैल्यू है? 90,000 इंटू 7.5 कितना आया? माइनस करके बताओ। 120,750। M2 खरीदी और उसी साल बेच दी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैं भूल गई इसको, मेरे को भूख लग रही है ना थोड़ी। बैलेंस ब्लॉक M1 कितना है? 30,000। M1 दैट इज M1 30,000 इंटू कितना? 15 टका कितना आया? 4,500। बता दो, अब बता दो, फाइनल आंसर बता दो। ये 11,250 आया। ठीक है, 116250 अब आया क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग WDV। क्या करा इसमें अपन ने? जो मशीनरी करंट ईयर में ही बिक गई उसका डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा आपको। यूज हो तो 2-3 महीने का कोई किस्सा करके तो जाओ एंजॉय करो। अकाउंट्स नहीं है ये। अकाउंट्स में भी तो अभी भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कितने तुम्हारे पास? बस।
ठीक है, तो जो ड्यूरिंग द ईयर हमने बेच दिया उस पे अपन को कोई डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं करना। ठीक है, और बैलेंस ब्लॉक हमेशा फिर ध्यान रखना सिर्फ रिमेनिंग वाला ही बचेगा, क्योंकि 12750 में से ये दो माइनस एक माइनस करने के बाद अलग बैलेंस अलग बच रहा है। बेचता नहीं। हाँ 3750 पे आते ना। नहीं, अगर बैलेंस बेचा ही नहीं तो अपने पास दो मशीन की बचती, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देती मैं। नहीं कह रहा था ना, तो तूने पूरे लगाया था उसमें। क्या कह रहा है? जैसे तूने जो बिकी उस पे भी रैप लगाया था ना, पूरा रैप लगाया था पूरे पे। उसमें से 127 से 90 माइनस करके रैप लगेगा, हम कुछ होगा। अगर उसको बेचा नहीं होता तो तो नॉर्मल केस ही हो जाता है ना अपना, नॉर्मल केस ही हो जाता। 18,000 आता क्यों? क्यों नहीं आता? अरे नॉर्मल में 18 ही तो आता। जब बिकी नहीं है तो डेप्रिसिएशन पूरे लगेगा। हाँ, और M2 अपन ने परचेज कब कर लिया? बिफोर 180 दिन से ज्यादा हो गया उसको, अगस्त में परचेज करिए तो पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाता उसको। ये वाला केस समझ में आया सबको? केस 3, लाओ कैलकुलेटर लो, लाओ मैं कर लूं। हो गया, आया 18। सेल आता नहीं ना। हाँ सेल आता ही नहीं ना फिर तो अपना। ऑनलाइन में सबको समझ में आया? तनिष्का, ये 7312.5 क्या है? अच्छा, ये तुमने पहले आंसर दिया था, अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। समझ में आया ये वाला? आओ इसका ना नोट लिखवा देती हूँ। हाँ अरे ऊपर ही तो लिख दूंगा। कोई 31 मार्च कब? से भी ले लो, ओपनिंग हो जाएगा ना। 31 मार्च, अगर 31 मार्च 26 को ली। एक है 4/24 को शुरू कर लो हम्म। और 31/3/25 को उसमें मशीन दे दी। एक ठीक दिन है, में तो अपना ईयर कौन सा है? अपना ईयर 25-26 है ना, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर पुट टू यूज अगर उसने उस दिन कर दी तो, आपको क्यों यूज उसी दिन कर दी, हाँ मिल जाएगा। आधे साल का एक दिन। सरकार कहती है इतने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है और इट्स ओट्स में AO8 आता है ना, तो उसमें कहाँ था? इट्स सेल वैल्यू इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लॉक। जो तुम कह रहे हो ना 31 को अपन खरीदते तो आधे साल का डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, तो ये तो बहुत ही पागल वाली बात लग रही है तुमको, बट इट इज एक्चुअली टैक्स प्लानिंग। भाई अगर देखो किसी इंसान को नई मशीनरी खरीदनी है और उसे पता है कि मेरे 180 दिन तो पूरे नहीं हो पाएंगे, और मेरे को अगर अगले साल खरीदनी है, तो मैं कोशिश क्या करूंगी, मैं करंट ईयर के चाहे आखिरी दिन ही क्यों ना खरीद लूं, कम से कम आधा महीना आधा डेप्रिसिएशन तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो मैं अगले साल से पूरा डेप्रिसिएशन लेती पूरे अगले साल से तो मेरा पूरा डेप्रिसिएशन ही जाएगा। समझ? जितना कम है मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा भाई, मेरा प्रॉफिट कम होगा ना डेप्रिसिएशन में, तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा तो मेरा टैक्स कम आएगा। तो इट इज एक्चुअली टैक्स प्लानिंग कि बंदा अगर 1/4 को खरीदता तो वो अगले साल का ही पूरा डेप्रिसिएशन लेता, बट अगर वो 31 मार्च को खरीद लेगा तो उसे डेढ़ डेढ़ साल का डेप्रिसिएशन मिल गया। समझ में आई बात? ठीक है, और अपन की कोशिश क्या रहती है मोस्टली कि अपन प्रॉफिट कम करें। तो ये जो लोग पुट टू यूज भी कर रहे हैं, अगर मान लो वो पुट टू यूज शुरू में ही कर ले तो पूरे साल का ले लेगा, पुट टू यूज अगर बीच में कर रहेगा 180 डेज से ज्यादा का, तो वो पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट क्यों आया? एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने बिजनेस वगैरह शुरू करा, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, तो जितना अच्छा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कोशिश क्या करोगे टैक्स को कम करने के लिए? तो टैक्स को कम करने के लिए एक पॉइंट क्या अपने पास, या तो खर्चे बढ़ा लो अपने। खर्चों में एक चीज क्या आती है अपनी, डेप्रिसिएशन। अब अगर आपको एसेट की जरूरत है तो आप एसेट ला के रख दो,
पर एसेट ला के रखने से डेप्रिसिएशन थोड़ा ना मिलेगा। तो इसलिए जब तक उसको एक्चुअली में पुट टू यूज में नहीं लेकर आओगे तब तक डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करोगे। तो अगर आप बेशक एसेट बनवा रहे हो तो बनवाने का खर्चा भी आपका कुछ नहीं मिलेगा जब तक एक्चुअली में एसेट पुट टू यूज नहीं हो गया। समझ में आया? तो पुट टू यूज इसलिए आया कि भाई तुम ला के खरीद के रख लोगे तो क्या है, पुट टू यूज में लेके आओ उसको। हाँ, अब रख दिया। अब जो बंदा पुट टू यूज में ले आएगा फिर उसको यूज भी तो कर ही लेगा। तो मैं क्या आग लगा के उसको बुझाती रहूं? अरे वो तो मेरा सेफ्टी पर्पस है ना। अब मैं रोज आग लगाऊंगी थोड़ा ना कि मैं उसको चला लूं, बात वो है। जैसे कई मशीनरी, अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो आपकी मशीनरी कई ऐसी होती है जो आपको एक्चुअली में यूसेज में लेके आनी पड़ती है। फायर एक्सटिंग्विशर तो एक ऐसा हो गया जो मैं एक्चुअल में यूज ना भी करूं बट वो मेरा लगा हुआ है तो कभी भी मैं उसको यूज कर लूंगी इमीडिएट बेसिस पे। अब आपकी कोई ऐसी मशीन है जो इंस्टॉलेशन होके ही चलेगी, तो मैंने उसको ला के रख दिया तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसको इंस्टॉल ना करा लूं। समझ में आया? टीवी अलाउड ही नहीं है। टीवी बिजनेस में क्या काम तुम्हारा टीवी का? बात कर रहा हूँ जैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एसी हो गया आपका, एसी आपको ऑफिस में अलाउड होता है, फैक्ट्री में एसी भी अलाउड नहीं होता। तो आप बिजनेस के लिए एसी का क्या करेंगे? फैक्ट्री में कौन एसी लगाता है? फैक्ट्री में टीवी लगा लो, उसका डेप्रिसिएशन ले लो। फैक्ट्री में किस बात का यूज हो रहा है तुम्हारा? हाँ, उसमें लग सकता है आपका एसी। ठीक है, समझ में आता है? अभी डेप्रिसिएशन अभी और बचा अपना, तो अगली क्लास में और केसेस करेंगे अपन, ठीक है? और हाँ, मतलब आपने रैप अलग था पीजीपी पे लगता। बुक में क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं बट अब मैं कराऊंगी तो इकट्ठे ही कराऊंगी ना। डेप्रिसिएशन ही एक अलग भाई चैप्टर बना दिया है, क्योंकि वो एक अलग वेटेज मांगता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक?